बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए जानते हैं। दर्शकों, अब पूरे देश भर में चर्चा होने लगी है 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और इन चुनावों में क्या होगा यह चर्चा शुरू ही हुई थी कि अब चवन्नी छाप पर यह जंग आकर रुक गई है। यूपी में चुनावी शंखनाद हो गया है दर्शकों, और बाबा वर्सेस चवन्नी छाप। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, और जयंत चौधरी और एनडीए यानी बीजेपी के सहयोगी दल किस तरह से इस चुनाव में बढ़त बनाएंगे, और अखिलेश का चवन्नी वाला वार कितना सटीक जाकर लगा है, आज इसकी डिटेल में रिपोर्ट बताऊंगा कि आज उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल कैसा गरमाया है। देखिए जरा। यूपी में फिर से अखिलेश चाहिए। हर बार पीडीए का परिभाषा बदल दे रहे हैं। हम ब्राह्मण सम्मेलन में क्या बोले कि पीडीए क्या है, तो खुद पीडीए से कंफ्यूज है, और पीडीए कुछ नहीं है, वो केवल एक ही है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए। चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई। अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं, आप लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें कभी कभी हास्यास्पद होती है। चुनाव शुरू हो गया, एकदम कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए जिससे बीजेपी कुछ लाभ उठा ले। अरे कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। और दर्शकों, इसकी शुरुआत हुई है योगी आदित्यनाथ के एक्शंस। योगी लगातार आम लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और फिर एक्शन की बात कहते हैं। लेकिन आज योगी ने फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया। कैसा है फैसला, सुनवाइए जरा। तो देखेंगे, रास्ता उपलब्ध करवाओ, और अगर नहीं दे रहा है तो लेखपाल, तहसीलदार, कानून को सबको सस्पेंड कर दो। कहाँ से? बलरामपुर में बोलो, तत्काल कार्रवाई। कहाँ से? तो देखेंगे, रास्ता उपलब्ध करवाओ, और अगर नहीं दे रहा है तो लेखपाल, तहसीलदार, कानून को सबको सस्पेंड कर दो। कहाँ से? बलरामपुर में बोलो, तत्काल। सुना दर्शकों, आप तत्काल कार्रवाई करें, जो कोताही बरत रहा है उसे सस्पेंड कर दें। और इधर आप देखिए, इधर बड़ी सौगात भी दे रहे हैं। शिक्षक के बाद अब पीआरडी के जवानों को योगी सरकार की सौगात मिली है। दिखाइए जरा इस तस्वीर जवानों को आप अपने कर कमलों से तालियों के साथ मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ आज इस धरा पर संपन्न होता है। सरकारें आती हैं तो सबके अच्छे दिन भी लाती है। किसी भी सरकारी और सरकार के द्वारा इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए
कि स्वास्थ्य की फ्री में सुविधा अब आपको भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन दर्शकों, आज तो गजब हो गया। इधर योगी ने सम्मान दिया और सुनने में आया, योगी ने सौगात दी, और इधर अखिलेश ने पुलिस वालों को बदनाम कर दिया। कहा कि जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक कुछ नहीं होता। उनका इशारा इसी तरफ था। दर्शकों, सुनवाता हूं आपको, मैं सुनवाइए जरा। पैसे देख रही है, पुलिस केवल पैसे देख रही है। और सुनने में आया कि हथेली गरम तुरंत पुलिस नरम। एक ही कानून चल रहा है यहां पर कि हथेली गरम पुलिस नरम हो जा रही है। इसलिए अब बचेंगे नहीं, ये बचने वाले नहीं हैं। सोचिए दर्शकों, जो पुलिस वाले आपकी सुरक्षा में दिन रात तैनात रहते हैं, उनके लिए अखिलेश यादव कह रहे हैं ये बात। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ही अखिलेश ने कहा, उनका विरोध शुरू हो गया है। अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। ये चवन्नी छाप वाले बयान पर है। दिखाइए जरा, एमएन सुनाइए इसका। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं ये जंग कैसी शुरू हो गई है। योगी कह रहे हैं कि हमने युवाओं के लिए, यानी यूथ के लिए नई पॉलिसी बनाई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि युवाओं को आप सरकारी नौकरी दीजिए। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पीआरडी जवानों को 600 रुपए भत्ता बढ़ाया। और इधर अखिलेश क्या कह रहे हैं? हथेली गर्म और पुलिस नरम, यानी पैसा दोगे पुलिस नरम हो जाएगी। इधर योगी सरकार की तैयारी है महिलाओं को 50,000 देने की, तो अखिलेश ने भी कह दिया हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हमारी सरकार आएगी तो 40,000 दे देंगे। लेकिन अब किसानों के नुकसान की भरपाई का योगी सरकार ने ऐलान क्या किया? अखिलेश कहने लगे कि यूपी का किसान परेशान है। यानी अब हर मुद्दे पर बात हो रही है, लेकिन यह बात मुद्दों से अलग हटकर अब सहयोगियों पर चली गई है। मुद्दों की बात तो हो रही है, लेकिन अब तो चवन्नी और रुपया देखा जा रहा है। बताऊं आपको, उससे पहले खास रिपोर्ट। बैटल ऑफ उत्तर प्रदेश में जो नीति रणनीति योगी आदित्यनाथ की चुनाव से ठीक पहले, अखिलेश यादव की नजर एक एक फैसले पर है। योगी महिलाओं, युवाओं और पुलिस के जवानों को सौगात दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उसका मजाक बना रहे हैं। पुलिस केवल पैसे देख रही है। और सुनने में आया कि हथेली गरम तुरंत पुलिस नरम। तो देखेंगे, रास्ता उपलब्ध करवाओ, और अगर नहीं दे रहा है तो लेखपाल, तहसीलदार, कानून को सबको सस्पेंड कर दो। योगी फैसला ऑन द स्पॉट सुना रहे हैं, और अखिलेश यादव रील बनाने वाले, गाना बनाने वाले समाजवादी पार्टी के हुड़दंगी कार्यकर्ताओं को कायदे में रहकर फायदे वाला किस्सा सुना रहे हैं। चुनाव शुरू हो गया एकदम, हमें हर स्टेटमेंट से बचना है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए जिससे बीजेपी कुछ लाभ उठा ले। लेकिन दूसरों को हिदायत देने वाले अखिलेश यादव अपने चवन्नी छाप वाले बयान में फंस गए हैं। अब उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के कोने कोने में विरोध की आग भड़क रही है। पुतले फूके जा रहे हैं और चवन्नी के साथ रुपये में फर्क बताया जा रहा है। लेकिन सोचिए जरा दर्शकों, आखिर कैसे चुनाव से पहले अपनी रणनीति को बदला जा रहा है। और इसके पीछे मैं आपको बताऊं, कोशिश यही है कि एक वोट बैंक पर कब्जा किया जाए। लेकिन दर्शकों, आज तो हद पार कर दी अखिलेश यादव। किसी भी प्रदेश में पुलिस की ईमानदारी हमेशा सवालों में रहती है, और पुलिस पर पैसे लेकर काम करने के आरोप तो लगते रहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव भी एक कदम आगे बढ़े और यूपी पुलिस को सबसे भ्रष्ट पुलिस बता दिया, और कहा कि यूपी पुलिस हाथ गर्म होते ही नरम हो जाती है। यह अखिलेश कह रहे हैं। इस बीच सीएम योगी ने पुलिस जवानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। आज पीआरडी के जो जवान हैं वो सुन लें, ड्यूटी भत्ता प्रतिदिन बढ़ाकर 600 रुपए हो गया है आपका। साथ ही जवानों के इलाज के लिए कैशलेस योजना की शुरुआत हो गई है। इससे प्रदेश के 31,000 से ज्यादा पीआरडी जवानों को राहत मिलेगी। और सीएम योगी के इस फैसले को आगामी चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दर्शकों, कैसे? इससे पहले युवाओं और महिलाओं को लेकर भी सरकार की तरफ से कई घोषणाएं हुई हैं।
इस दौरान यह कहा गया कि पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास केवल सैफई सिंडिकेट तक सीमित था। इशारा योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी की तरफ। लेकिन योगी कहते हैं आगे, हमने गांव, गरीब, नौजवान और महिलाओं की बात की। सीएम योगी ने कहा पहले की सरकारों में पुलिस कमजोर पड़ गई थी। उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडागर्दी और दंगों तक सीमित थी, लेकिन आज उसी पुलिस से दंगाई और माफिया थर-थर कांपते हैं। और इसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने पुलिस की बढ़ाई की तो इधर अखिलेश उनका मजाक बनाने लगे। सुनिए। पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास केवल सैफई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश भाड़ में, इसलिए दंगा करवाते थे, गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे। जब सबने मिलकर के प्रयास किया तो परिवर्तन भी हुआ है। परिवर्तन कैसे होता है आप सोचो ना, यही तो प्रदेश है जहां रोज दंगे होते थे। और पुलिस इतनी खराब है, अगर आप थाने गए तो आपकी तरफ देख करके सबसे पहले जेब देखेंगे, जेब में क्या है। और यही हाल तहसील का हो गया है। पुलिस केवल पैसे देख रही है और सुनने में आया कि हथेली गरम तुरंत पुलिस नरम। एक ही कानून चल रहा है यहां पर कि हथेली गरम पुलिस नरम हो जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है दर्शकों, जिस पुलिस पर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं वो पुलिस क्या कर रही है मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, लखनऊ की तस्वीर दिखा रहा हूं। जब डेयरी पर छापा मारने के लिए पुलिस की टीम पहुंची तो वहां पर किस तरह से पुलिस पर हमला हुआ, ये जरा आपको दिखाता हूं। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को, एम्बियंस सुनाइए, इसका रिप्ले करिए। लेकिन दर्शकों एक और खबर आपको बताता हूं, ये वही जगह है और जितने भी हमलावर दिख रहे हैं उनका अतीक यानी माफिया अतीक से कनेक्शन है। अतीक तो चला गया लेकिन अतीक वाली सोच नहीं गई है। दिखाइए जरा इन्हें। लेकिन दर्शकों आपको बताता हूं, जब पुलिस की टीम छापा मारने पहुंची तो वहां पर क्या हुआ, ये खुद वहां की मेयर बता रही है। सुनवाइए जरा इन्हें। जिस तरीके से इन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों को मारा और जिस तरीके से इन्होंने एक इंस्पेक्टर को मारा, ये गलत काम किया है, इस पे सख्त कार्रवाई होगी। आज ये इलाका पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन दर्शकों सोचिए आप, कैसे ये पुलिस पर हमला कर रहे हैं, वहां की मेयर बता रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं इसके बाद पुलिस का एक्शन आप देखिए जरा। पुलिस की तैयारी है कि अब बुलडोजर चलेगा। जिन लोगों ने पुलिस पर हाथ उठाया उन पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। लेकिन दर्शकों ये तो गजब हो गया। अखिलेश यादव जिस पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं वो पुलिस तो गलत काम रोकने के लिए पहुंची थी, लेकिन क्या अखिलेश यादव जैसा कह रहे हैं उसी शह पर ये आपराधिक किस्म के लोग पुलिस पर हमला कर रहे हैं। देख रहे हैं आप कैसे हमला किया गया। लखनऊ में अपराधियों ने योगी फोर्स को सीधी चुनौती दे दी है। लखनऊ के पारा इलाके में पुलिस छापेमारी करने पहुंची दर्शकों। इस दौरान एक इंस्पेक्टर को बदमाशों ने पकड़कर जमकर पीटा, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। साथ ही पुलिस और निगम की टीम पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी भी की है, जिसके बाद बुद्धेश्वर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लखनऊ की मेयर सुषमा ने बुलडोजर एक्शन की बात कही है। बुलडोजर आ गया गली में। दावा यह है कि पुलिस पर अटैक करने वालों का अतीक फैमिली से कनेक्शन है।
हमलावर अतीक के रिश्तेदार बताए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। अब दर्शकों आपको बताऊं, पुलिस जांच में अगर ऐसे किसी भी कनेक्शन का प्रमाण मिलता है तो उसके आधार पर योगी की पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी और प्रशासन की तरफ से आरोपियों की संपत्ति की जांच भी शुरू हो गई है। साथ ही दूध डेयरी के अवैध निर्माण की भी जांच की जा रही है। खबर तो यह भी है दर्शकों कि अब आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की पुलिस तैयारी कर रही है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को सख्त संदेश दे दिया है। सुनिए जरा। कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है? पुलिस पर भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, पुलिस पर हमला किया जा रहा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह आप देख लीजिए दर्शकों, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ऑर्डर देते हैं, इधर कार्रवाई होती है और आप देखिए जरा बुलडोजर भी चलता है। यही दिक्कत है, इसलिए माहौल को खराब किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस काम नहीं करती, लेकिन पुलिस काम करती है। देखिए अपराधियों का एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, पुलिस काम कर रही है तो पहले नैरेटिव बनाया जा रहा है कि पुलिस काम नहीं करती है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि चुनाव है दर्शकों कुछ महीने बाद, और चुनाव के लिए बीजेपी तो अब तैयारी में लग गई है। इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया। और आपको बताऊं, ये वही विनोद तावड़े हैं जिन्होंने बिहार में बीजेपी को बम्पर जीत दिलाई थी। लेकिन इस बार इन्हें मौका मिला है उत्तर प्रदेश में, और योगी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने प्रभारी नियुक्त किया है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े को यूपी की कमान सौंपी गई है। विनोद तावड़े पिछले काफी वक्त से यूपी में सक्रिय भूमिका में है दर्शकों। योगी मंत्री परिषद के विस्तार में भी उनकी भूमिका अहम रही है। कहा जाता है कि तावड़े और योगी की ट्यूनिंग काफी अच्छी है। योगी सरकार और संगठन में तालमेल बनाने में भी वो काफी सक्रिय रहे हैं। इससे पहले विनोद तावड़े ने बिहार चुनाव में जिम्मेदारी संभाली थी, और आपको बताऊं वहां उनकी भूमिका निर्णायक संगठनात्मक रणनीतिकार की रही थी। 2022 की बात है दर्शकों, जब बीजेपी ने उन्हें बिहार का प्रभारी बनाया था। और आपको बताऊं तब बिहार का सियासी माहौल काफी चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने नीतीश की पार्टी जेडीयू को फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल कराया और सीट बंटवारे को सहज बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। कुछ ऐसा ही प्लान अब उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर तावड़े बनाएंगे। हालांकि यूपी में बीजेपी के सहयोगी सीएम योगी के काम से खुश हैं, यहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जयंत चौधरी की पार्टी से लेकर राजभर और संजय निषाद साथ हैं, जिसका फायदा यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। और इसीलिए दर्शकों सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पूरी तैयारी की गई है बीजेपी की तरफ से, लेकिन अखिलेश यादव पुलिस पर आरोप लगाकर उसे काउंटर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं है प्रदेश के विकास के लिए, और जब वो यूपी में आए हैं यूपी को उन्होंने डिस्टर्ब भी किया है। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है। 2027 तो छोड़ो, 2047 तक अभी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस पार्टी देश में सत्ता का मुंह नहीं देख पाएगी। भाजपा ही वर्तमान में भी है और भविष्य में। अखिलेश जी कितना कुछ कहना है। अब ये जन्म में तो सरकार नवे बनी की तैयारी करें 27 में नहीं, अगली पैदाइश में। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, जब तमाम सहयोगी दल साथ में हैं तो अखिलेश यादव अब नया नैरेटिव लेकर आ गए, और ये उनकी राजनीति है। दरअसल उत्तर प्रदेश में दर्शकों चवन्नी छाप सियासत का खेल शुरू हो गया। आप कहेंगे ये चवन्नी छाप सियासत क्या है भाई? मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव चुनावी मौसम में बीजेपी के सहयोगी दलों को टारगेट पर ले रहे हैं, जो कभी उनके भी सहयोगी रह चुके हैं, जिसमें जयंत चौधरी पहले नंबर पर आते हैं दर्शकों। और इस बार अखिलेश यादव ने
जयंत चौधरी की तुलना चवन्नी से कर दी, चवन्नी से, और अपनी राजनीतिक जड़ों को ही भूलने की गलती कर दी अखिलेश ने। कैसे? जिस जयंत चौधरी को आज अखिलेश चवन्नी छाप बता रहे हैं, उस जयंत चौधरी का परिवार और उनकी पार्टी के सहारे कभी समाजवादी पार्टी की राजनीतिक दीवार खड़ी हुई थी। इतिहास आपको याद दिलाता हूं दर्शकों, इतिहास इस बात का गवाह रहा है। ये फोटो आप देख रहे हैं, मुलायम सिंह यादव और चौधरी चरण सिंह का फोटो है, जिसमें आप देखिए मुलायम सिंह की भूमिका क्या है और चरण सिंह कैसे बैठे हो। बस आप इसको देखते रहिए। मुलायम सिंह यादव लंबे समय तक चौधरी चरण सिंह की सेवा में लगे रहे। चौधरी चरण सिंह किसान नेता, जाट समुदाय के प्रतीक माने जाते थे, और मुलायम सिंह यादव ने उसी रास्ते पर चलकर अपनी राजनीतिक जगह बनाई। आज अखिलेश यादव उसी परिवार के उत्तराधिकारी जयंत चौधरी को चवन्नी बता रहे हैं। चवन्नी, यह विडंबना नहीं तो और क्या है दर्शकों? जिस पेड़ की छाया में कभी समाजवादी पार्टी अपना विकास करती है, राजनीतिक विकास उसका हुआ भी उसी पेड़ की जड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश में है अखिलेश। दावा तो यह भी है दर्शकों कि मुलायम सिंह को नेताजी बनाने में चौधरी चरण सिंह का ही काफी योगदान रहा, और ये उस दौर की तस्वीरें साफ बताती है। देखिए आप तस्वीर, आप तो देखिए बस, साफ साफ बताती है तस्वीरें क्या कद हुआ करता था। तभी तो अखिलेश के इस बयान ने पूरे प्रदेश में जाट समुदाय को आक्रोशित कर दिया। ये आप देखिए, जाट समुदाय के लोग जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अखिलेश यादव के पुतले जलाए जा रहे हैं। जाट संगठन और जो जाट नेता हैं, जो जाट समुदाय के लोग हैं, वो मुझे सुने। किसान नेताओं ने तो साफ चेतावनी दे दी है कि चुनाव में इस बयान का अंजाम अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जाटों का अपमान हुआ है। लोग इसे सीधे तौर पर किसान विरोधी और जाट विरोधी बता रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दर्शकों आपको बताऊं, जाट समुदाय की संख्या इस इलाके में काफी ज्यादा है, प्रभाव भी काफी ज्यादा है। ऐसे में अखिलेश का ये हमला उनकी अपनी राजनीतिक गणना के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण मैं आपको समझाता हूं। यहां मुस्लिम मतदाता 20 से 22% है, जाट वोटर्स 10 से 12% है, दलित वोटर की संख्या 20 से 22% है, और गुर्जर वोटर की तादाद 6 से 8% है, और ये आरएलडी के कोर वोटर माने जाते हैं। वहीं यादव वोटर सिर्फ 4 से 5% हैं जो अखिलेश यादव के पक्ष में वोट करते हैं। वहीं सवर्ण 12 से 15 हैं, ओबीसी 8 से 10 हैं जिनका झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है। बड़ी बात क्या, जयंत चौधरी के आरएलडी बीजेपी के साथ है, और पश्चिमी यूपी में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में, लेकिन अखिलेश भूल गए कि जाट समुदाय के लिए चौधरी परिवार हमेशा से सम्मान का प्रतीक है। ऐसे में अखिलेश का यह बयान न केवल जयंत चौधरी को निशाना बनाएगा, बल्कि पूरे समुदाय को अपमानित महसूस करवाएगा। यह अखिलेश समझे, और सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है, सुनवाइए जरा। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। अब दर्शकों, ये 54 रुपया 58 चुनाव में कौन बनेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप दर्शकों भारत की तारीफ करने लगे। भारत की चुनाव प्रक्रिया एसआईआर को लेकर विपक्ष बड़े बड़े दावे करता था, बड़ी बड़ी बातें कहता था, कई बार तो वोट चोरी का आरोप लगाता था, चुनाव आयोग पर सवाल उठाता था। आज वो विपक्ष देख ले, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और सबसे मजबूत लोकतंत्र अमेरिका है, लेकिन अब अमेरिका भारत की तारीफ कर रहा है। कैसे, आपको दिखाते, पहली तस्वीर दिखाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में चुनाव भारत जैसे होने चाहिए, यानी कि अब अमेरिका में भी मिड टर्म के बीच में एसआईआर की पूरी तैयारी हो गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, अगली तस्वीर आपको दिखाते, दिखाइए जरा, ये आप देखिए। अमेरिका में दर्शकों, जैसे आप लोग वोटर आईडी लेकर जाते हैं, जैसा यहां सबके पास सबका फोटो लगा हुआ है, यूनिक आईडी होती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अब अमेरिका में भी कहा जा रहा है कि वोटर आईडी होना चाहिए, यानी आपका फोटो लगा होना चाहिए, तभी आप वोट डाल पाएंगे। सोचिए आप, अमेरिका भी ये मांग कर रहा है, और ये मांग काफी ज्यादा तेज हो गई है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा इसे, ये आप देखिए इधर। डोनाल्ड ट्रंप क्या लिखते हैं, समझिए इसे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि
इस महीने की शुरुआत में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि आप यूएस में बिना वैलिड फोटो आईडी के इलेक्शन कैसे कराते हैं। जाहिर बात, भारत के पिछले इलेक्शन में करीब 64 करोड़ 60 लाख वोटर्स थे और 1% से भी कम ने मेल से वोट दिया। यानी हर एक वोटर के पास अपना एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड है, फोटो आइडेंटिटी होना अनिवार्य है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें भी द सेव अमेरिका कैंपेन चलाना चाहिए और इसकी पूरी तैयारी अमेरिका में भी हो सकती है। कैसे? आप अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, ये तैयारी हो गई है दर्शकों। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं और यूएस एम्बेसडर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। इस तस्वीर को जरा दिखाइए। दोनों की मुलाकात ये बता रही है कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप भी यानी अमेरिका भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब मैं आपको सुनवाता हूं दर्शकों, जब सर्जियो गोर वहां पर पहुंचे उन्होंने क्या कहा है, सुनवाइए जरा। कहा है कि राष्ट्रपति ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि भारत में वोटर आईडी का जो नियम है वैसा ही नियम अमेरिका में भी लागू होना चाहिए कि जब वोट देने आए तो अमेरिका में भी वोटर आईडी दिखाने की शर्त होनी चाहिए। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं भारत और अमेरिका में अंतर क्या है। भारत में दर्शकों फोटो आईडी अनिवार्य होता है, लेकिन अमेरिका में फोटो आईडी का कोई नियम नहीं है। पता ही नहीं लगता है कौन जाके कब वोट दे देगा। भारत में मतदाता ही वोट कर सकता है, लेकिन अमेरिका में क्या खतरा है? फर्जीवाड़े का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि फोटो दिखता नहीं है। अगली सबसे बड़ी बात यही है कि अभी इस समय अमेरिका यही चाहता है कि उसके पास भी यही हो, और इधर बताया यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसलिए परेशान है क्योंकि मिड टर्म चुनाव वो हार रहे हैं और इधर 35% सिर्फ उनकी लोकप्रियता बची है। यानी इस समय डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति खराब है। तो क्या अब डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए? डोनाल्ड ट्रंप क्यों पीछे हो गए हैं? क्यों उनकी लोकप्रियता घट गई है? बताऊंगा आपको, उससे पहले रिपोर्ट। मोदी ने भारत के लोकतांत्रिक सिस्टम की मजबूती के लिए जो जो किया आज वो ग्लोबल डिमांड बन गया है, क्योंकि अमेरिका में भी अब एसआईआर का प्लान हो रहा है। राष्ट्रपति ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि भारत में वोटर आईडी का जो नियम है वैसा ही नियम अमेरिका में भी लागू होना चाहिए। ट्रंप के ऐलान करते ही अमेरिकी एम्बेसडर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की शरण में आ गए और पूछने लगे, हुजूर 140 करोड़ वाले देश में नामुमकिन को मुमकिन कैसे किया, हमें भी बताइए। लेकिन ये तस्वीर देखकर मिर्ची लग गई। हम तो कह रहे हैं ले जाओ, कल ले जाते हो आज ले जाओ, अगली फ्लाइट से हम ईवीएम भी भिजवा देंगे, वहां एसआईआर भी कराओ, टू सर्व विथ लव, एसआईआर कराओ। फिर डोनाल्ड ट्रंप लाइन में लगे रहेंगे अपने कागज लेके, मेरे पिताजी यहाँ के थे, मेरे माताजी वहां की थी, पिछला वोट वहां दिया था, ले जाए, हम तो चाहते हैं ले जाए। भारत में एसआईआर पर सवाल पूछने वाले आज खामोश हैं, क्योंकि कांग्रेस जिन ज्ञानेश को पानी पी पी कर गालियां दे रही थी, दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश आज उन्हीं से ज्ञान ले रहा है। लेकिन दर्शकों सवाल यह कि अगर अमेरिका को भारत की चुनाव प्रणाली अच्छी लग रही है तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी इसमें भी अपना हित देख रही है दर्शकों। कैसे आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बात करेंगे अमेरिका की कि आपको दोनों चुनावी प्रक्रिया जो रहती है वो मैं बता रहा हूं। भारत में एसआईआर का विरोध करने वालों को बड़ा सदमा लग गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में भी एसआईआर वाला ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर लिखा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पूछा था कि यूएस में फोटो आईडी के बिना चुनाव कैसे होते हैं। ट्रंप ने कहा, भारत में 64 करोड़ से ज्यादा वोटर्स फोटो आईडी से वोट देते हैं। सोचिए जरा। भारत का हवाला देकर ट्रंप ने सेव अमेरिका एक्ट पास करने की अपील भी की है। इससे ठीक पहले यूएस राजदूत की सीसी ज्ञानेश कुमार से मुलाकात हुई है, जिसके बाद चर्चा है कि यूएस भारत से वोटर आईडी पर सलाह मांग सकता है। दरअसल अमेरिका में भारत जैसा वोटर आईडी वाला कोई तय नियम नहीं है दर्शकों। अलग अलग राज्यों में वोटिंग के लिए अलग अलग नियम होते हैं। आपको बताऊं, अमेरिका में करीब 12% मतदाताओं के पास वैध वोटिंग दस्तावेज ही नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है। सेव अमेरिका एक्ट इन्हीं कमियों को दूर करने वाला विधेयक प्रस्ताव है दर्शकों। इसके तहत रजिस्ट्रेशन के समय नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण बहुत जरूरी रहेगा और मतदान के समय पोलिंग बूथ पर फोटो दिखाना भी अनिवार्य रहेगा। ये
विधेयक प्रतिनिधि सभा से जैसे ही पारित होगा, लेकिन सीनेट में मंजूरी नहीं मिलेगी दर्शकों, अभी नहीं मिली है। हालांकि ट्रंप ने भारत का उदाहरण देकर अमेरिका में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। वो चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। सुनिए जरा सर्जियो गोर क्या कहते हैं और भारत में विपक्ष क्या कहता है। राष्ट्रपति ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि भारत में वोटर आईडी का जो नियम है वैसा ही नियम अमेरिका में भी लागू होना चाहिए। आपको बता दें, वहां 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट दिया, जिनमें से 1% से भी कम लोगों ने डाक से वोटिंग की। मुझे लगता है यह बहुत जरूरी है। वोटर आईडी का होना अहम है। ये किसी पार्टी से जुड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब वोट देने आए तो अमेरिका में भी वोटर आईडी दिखाने की शर्त होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं ले जाओ, कल ले जाते हो आज ले जाओ, अगली फ्लाइट से हम ईवीएम भी भिजवा देंगे, वहां एसआईआर भी कराओ, टू सर्व विथ लव, एसआईआर कराओ, फिर डोनाल्ड ट्रंप लाइन में लगे रहेंगे अपने कागज लेके, मेरे पिताजी यहां के थे, मेरे माताजी वहां की थी, पिछला वोट वहां दिया था, ले जाए, हम तो चाहते हैं ले जाए। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप एकाएक ये क्यों करने लगे? क्या वाकई उन्हें दिक्कत हो रही है या वाकई ये सेव अमेरिका एक्ट बहुत जरूरी है? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में आ गए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा, मूव कीजिए इसे। नवंबर में मिड टर्म चुनाव हैं और ट्रंप को हार का डर सता रहा है। हालांकि दर्शकों वो राष्ट्रपति तो बने रहेंगे, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी वजह से मिड टर्म इलेक्शन में हार जाते हैं तो फिर कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अधर में लटक जाएंगी। और ये डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं, उनकी पार्टी जानती है, इसलिए वो अब बड़ी और महत्वपूर्ण तैयारी में लग गए हैं। कैसे, आपको बताता हूं। अमेरिका में ट्रंप की बादशाहत खतरे में पड़ती दिख रही है। मिड टर्म चुनाव से पहले ट्रंप की लोकप्रियता बेहद कम हो गई है, जिससे रिपब्लिकन पार्टी के हारने की संभावना 65% तक है। ताजा सर्वे के मुताबिक ट्रंप सिर्फ 35% लोगों की पसंद है। और मिड टर्म में रिपब्लिकन पार्टी अगर हारती है तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति तो बने रहेंगे, लेकिन कांग्रेस में बहुमत खोने पर मनमाने फैसले लेना रुक जाएगा। दरअसल ट्रंप की लोकप्रियता गिरने के 3 बहुत बड़े कारण हैं दर्शकों। पहला कारण है 61% अमेरिकी ट्रंप की इमिग्रेशन नीति से नाराज है। दूसरा बड़ा कारण महंगाई बढ़ने से आर्थिक रेटिंग 32% पर फिसल गई है। और तीसरा कारण है 20% लोग अमेरिकी वोटर्स के लिए ईरान युद्ध बड़ा मुद्दा है। अगर रिपब्लिकन कांग्रेस में बहुमत खोती है तो कई सारी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बहुमत खोने की वजह से ट्रंप पर महाभियोग की कार्रवाई का खतरा भी बढ़ जाएगा। डेमोक्रेट्स मजबूत हुए तो ट्रंप के खिलाफ महाभियोग शुरू किया जा सकता है और ईरान युद्ध में भी यूएस कांग्रेस फंडिंग कम करने पर दबाव बना सकती है। यानी कांग्रेस का बहुमत गया तो ट्रंप की मनमानी पर लगाम लग सकती है। और इसको लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, सुनिए जरा। पॉपुलैरिटी जरूर कम हो रही है, क्योंकि कहते हैं महंगाई बढ़ गई थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, लेकिन अमेरिका रिसेशन की तरफ नहीं जा रहा जैसे कुछ लोग कहते हैं। बैंक्स में बहुत पैसा है, महंगाई भत्ता उतना नहीं है जितना लोग कहते हैं। ये भी मैं देख रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ता जा रहा है वहां पर, तो उसकी आर्थिक व्यवस्था काफी मजबूत है। ट्रंप इसका फायदा उठाएगा। बाकी वो चाहता है कि भारत का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, क्योंकि उसने पहले भी कहा था, आपको याद होगा कि जब वो इलेक्शन हार गया था तो जो बाइडेन से उसने कहा था कि आप लोगों ने इलेक्शन चोरी कर लिया मुझसे, और अगर हमारे पास ये होता या वो होता, उस वक्त शायद जिक्र किया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, एक सबसे बड़ा मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत बन गया है, वो है ईरान युद्ध। कैसे दर्शकों, अब मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। 35% ट्रंप की लोकप्रियता बची है और ईरान युद्ध सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा। समंदर में अमेरिका ने अपने युद्धपोत उतारे और कई सारे सैनिक उतारे। अब दर्शकों यूएसएस अब्राहम इस समय काफी ज्यादा दिक्कतों से भर गया है, क्योंकि लंबे समय से वो समंदर के अंदर ही तैनात है और वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत बढ़ गई है। कैसी दिक्कत है आपको बताता हूं दर्शकों। युद्धपोत पर खाने की दिक्कत है और रोजमर्रा के जो काम रहते हैं दर्शकों, उसकी भी दिक्कत है। आप जैसे नहाते हैं, खाना खाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं, लेकिन यहां सैनिकों को अब दिक्कत हो रही है। और इसलिए कहा जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप
बिल्कुल मझधार में फंसे हुए। उधर लोकप्रियता घट रही है, उधर मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं और इधर चुनाव में सैनिक फंसे हुए हैं। तो अब सैनिकों को डोनाल्ड ट्रंप कैसे निकालेंगे दर्शकों? क्या सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा या इस पर कोई मजबूत और सटीक फैसला लिया जाएगा? आइए मैं आपको बताता हूं। ईरान युद्ध में ट्रंप और उसके सैनिक बुरी तरह से उलझ गए हैं। हालात यह है कि यूएस सैनिक तनाव से समंदर में कूदने लगे। समंदर में फंसे इन सैनिकों के पास राशन और पानी की किल्लत है। युद्धपोत के टॉयलेट और एसी लगभग फेल हो चुके हैं, जिसके चलते अमेरिकी सैनिकों की हालत तेजी से खराब हो रही है। दावा तो यह भी किया जाता है दर्शकों, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर करीब 5000 सैनिक तैनात हैं। यह युद्धपोत लगातार करीब 250 दिनों से समंदर में मिशन पर है। लंबी तैनाती से अमेरिकी सैनिक भारी मानसिक तनाव से भी जूझने लगे हैं और इसी तनाव के चलते कई यूएस सैनिकों के समंदर में कूदने की खबरें हैं। एक और दावा किया गया है, युद्धपोत पर जिंदा रहने की जरूरी चीजों की किल्लत होने लगी। खराब टॉयलेट, गर्म पानी और जरूरी सामान की काफी ज्यादा कमी के आरोप लगे। दरअसल यूएसएस अब्राहम 21 नवंबर को सैन डियागो से रवाना हुआ था। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद जहाज की पूरी जो तैनाती है वो पश्चिम एशिया में की गई, लेकिन ईरान युद्ध में अमेरिका और उसके साथी अब बुरी तरह से उलझ गए हैं, जिसकी वजह से सैनिकों को सिर्फ 2 बार जमीन पर उतरने का मौका मिला है। अब 5000 सैनिक, अमेरिकी सैनिक समंदर की कैद में युद्धपोत पर फंसे हुए हैं दर्शक। और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ेगी। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। 250 दिन ऑलरेडी वो इकट्ठे कंटिन्यूसली एट सी गुजार चुके हैं ऑन ड्यूटी, जिसको कहते हैं। कंडीशंस जो हैं बद से बदतर हो रही हैं। रिपोर्ट पर रिपोर्ट आ रही हैं कि इवन सुसाइड किया जा रहा है, लोग नीचे कूद पड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा तकलीफ हो गए हैं। अपने आप में देखा जाए एक मनोवैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल प्रेशर है। इस सब का अगर बेसिक रीज़न देखा जाए तो अगर मैं सीधे तरह से देखूँगा तो ये ब्रेड एंड बटर वाली फ़ौज है। दूसरा, ये फ़ौज सिर्फ ऐशो आराम में लड़ती है, इन्हें फिजिकल लड़ाई करना बड़ी तकलीफ़ है। और वैसे भी बता दूँ, शिप के ऊपर 250 दिन गुजारना अपने आप में एक काला पानी की सजा है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज आपके लिए एक और बड़ी खबर लेकर आया हूं। कांग्रेस पार्टी दर्शकों, मानिए ना मानिए, पूरी तरह से अपनी सोच को मुस्लिम लीग वाली बना रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान कह रहे हैं। कैसे दर्शकों, आज आपको बताता हूं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर बहस छिड़ी, दिखाइए जरा पहली तस्वीर। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि नहीं गाऊंगा वंदे मातरम, नहीं गाएगी कांग्रेस पार्टी। सुनवाते हैं आज जरा गोवा में क्या हुआ, सुनवाइए जरा इसे। वंदे मातरम पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज भी दावा किया गया कि कांग्रेस के प्रोग्राम में वंदे मातरम नहीं गाया गया और 15 अगस्त को भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बीच में वंदे मातरम रुकवाने की कोशिश की गई थी। यह तस्वीर तो पूरे देश ने देखी है दर्शकों। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, मूव कीजिए इसे। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं कि महाराष्ट्र के ठाणे में गलती से दूसरा वंदे मातरम बज गया, लेकिन वंदे मातरम के सम्मान में एकनाथ शिंदे और सभी लोग वहां पर खड़े रहे, किसी ने कुछ बोला नहीं। सुनवाइए जरा इसे। वंदे आपलं जे सुरुवातीला वंदे मातरम झालं ते जे संसदेने मंजूर केलेलं, मान्यता दिलेली कडवी नव्हती, थोडं गाणं होतं ते, तर ते पुढे संयोजकांनी यापुढे काळजी घ्यावी। वंदे मातरम जे आपलं संसदेत मंजूर झालेलं आहे त्याला मान्यता मिळाली आहे आणि तसंच वंदे मातरम प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये आपण गायला पाहिजे। लेकिन दर्शकों आपको पता है दोहरा चरित्र क्या होता है। संविधान लेकर घूमते हैं राहुल गांधी और संविधान के मुताबिक जो कानून बनाया गया उससे नहीं मानते, ना कांग्रेस पार्टी मानती है। तो आप ये बताइए कि ये लोग संविधान के सम्मान में है या विरोध में? सुनवाइए जरा। बाद में इस्तीफा दिया, यह भारत का ओरिजिनल संविधान, ये बड़ी कॉपी है इसकी। जब मैं कानून मंत्री था तो इसकी मैंने छोटी छपवाई और देश भर में भेजा था। इस संविधान सभा में खाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे
मेंबर थे जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया बंगाल की घटनाओं को लेकर के। मिस्टर खड़गे, आपसे मुझे एक सवाल पूछना है, सोनिया गांधी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। इसमें कई चित्र हैं, देखिए फंडामेंटल राइट चैप्टर के ऊपर क्या है, प्रभु राम, माता सीता। अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। वो चले गए पाकिस्तान जिन्ना साहब के पीछे, ये अभी भी ढो रहे हैं उसी मानसिकता। हम सिर्फ 2 ही पंक्ति गाते हैं, हमको फांसी पे चढ़ाए या जेल पे भेज दे। कांग्रेस को संविधान की चिंता नहीं, कांग्रेस को देश के कानून की परवाह नहीं, कांग्रेस को संसद के अपमान से भी लेना देना नहीं, क्योंकि कांग्रेस को मुसलमानों का वोट चाहिए। कांग्रेस को चाहे जैसे भी हो सत्ता चाहिए, इसलिए कांग्रेस राष्ट्रगीत नहीं गाएगी। कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, हम सिर्फ 2 ही पंक्ति गाते हैं, चाहे बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह हमको फांसी पे चढ़ाए या जेल पे भेज दे। तो सवाल ये, क्या कांग्रेस जिन्ना की राह पर है? क्या कांग्रेस कुर्सी के लिए देश के राष्ट्रगीत का अपमान करेगी? शायद किसी ने सोचा नहीं था कि 130 साल पुरानी पार्टी की देशभक्ति महज 12 साल में एक्सपोज हो जाएगी। 15 अगस्त को कांग्रेस ने बचाव में कहा था कि सोनिया गांधी खड़गे जी के लिए कुर्सी मांग रही थी, लेकिन गोवा में जो हुआ, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया है। कांग्रेस सत्ता की खातिर कुछ भी कर सकती है, इसलिए बेशर्मी के साथ वंदे मातरम गाने से इनकार कर रही है। इतना उससे चिढ़ना, इतनी नफरत, और वो भी इतना उन्होंने कैमरा की ना परवाह करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूँगी कि इस तरह से उनमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने। लेकिन दर्शकों सोचिए आप, भारत का राष्ट्रगीत किसी और देश का नहीं है। इन्हें दिक्कत ना जाने क्यों हो रही है? क्या कांग्रेस की सोच मुस्लिम लीग वाली हो गई? कांग्रेस बार बार राष्ट्रगीत का अपमान कर रही है। दर्शकों, गोवा से कांग्रेस का एक ताजा वीडियो सामने आया जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के इशारे पर राष्ट्रगीत का अपमान हुआ। गोवा में खड़गे ने पार्टी की एक सभा में पूरा राष्ट्रगीत नहीं गाया। खड़गे और उनकी पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रगीत के महज 2 छंद गाए। 2 छंद जैसे पूरे हुए, खड़गे ने इशारा कर दिया, रुकिए रुकिए रुकिए, और बीच में राष्ट्रगीत को रोक दिया। अब खड़गे से इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने इसे सही ठहराने की कोशिश की, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊपर से एक और गलती, खड़गे कहते हैं कि हम वही राष्ट्रगीत गाते हैं जो गांधी जी, नेहरू जी और पटेल गाते थे। यहां तक कि पीएम रहते हुए अटल जी और सीएम रहते हुए खुद मोदी ने भी गाया। अगर ये गुनाह है तो गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल के ऊपर केस करो। अब जो मोदी और शाह चाहेंगे वैसे देश में थोड़ी होता रहेगा। मतलब खड़गे और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत नहीं गाएगी, ये तय हो गया है। दर्शकों, ये लोग वही राष्ट्रगीत गाना चाहते हैं जो कांग्रेस पहले गाती रही, ये जानते हुए भी कि वंदे मातरम पर अब कानून बन चुका है जिसमें देश की संसद ने तय कर दिया कि पूरा राष्ट्रगीत गाया जाएगा। क्योंकि अब तक देश में जो राष्ट्रगीत गाया जाता था दर्शकों, वो आधा अधूरा था। क्यों था, इसे समझिए। मोहम्मद अली जिन्ना को खुश करने के लिए इसे अपनाया गया था। इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी है। क्या मुस्लिम लीग की वजह से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रही है? सुनिए। कंप्लेंट वो क्या फाइल करी? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही में ही गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया, एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आज़ादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे। कांग्रेस पार्टी आज उसी मानसिकता से त्रस्त है जो जब
उनका रिश्ता बना था मुस्लिम लीग के साथ 36-37 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। वो चले गए पाकिस्तान जिन्ना साहब के पीछे। ये अभी भी ढो रहे हैं उसी मानसिकता को। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कर क्यों रही है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है दर्शकों वोट। मुस्लिम वोटों को खुश करने के लिए यह कहना है विश्व हिंदू परिषद का। सुनवाइए जरा, आज नारेबाजी भी की गई है, कांग्रेस पार्टी का विरोध भी किया गया है। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं, मोहम्मद अली जिन्ना, क्या जिन्ना की राह पर कांग्रेस चल रही है? क्योंकि दावा यह किया जाता है कि जिन्ना ने ही और जिन्ना के रहते हुए ही मुस्लिम लीग के दबाव में जो वंदे मातरम के 2 छंद के बाद के छंद हैं उन पर कैंची चला दी गई, उसमें कटौती कर दी गई। और अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम तो यही गाएंगे। राष्ट्रगीत पर देश का कानून अब बेहद सख्त हो गया है, ये जान ले कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लोग। पिछले दिनों संसद ने इस कानून को पास कर दिया है। आपको बताएं, किसी भी समारोह में पूरा राष्ट्रगीत बजाना अनिवार्य है। इस दौरान वंदे मातरम को गाना अनिवार्य नहीं किया गया, मगर राष्ट्रगीत के दौरान सम्मान में आपको चुपचाप खड़े रहना हो। राष्ट्रगीत के दौरान जानबूझकर बाधा डालने को भी अपराध की श्रेणी में रखा है और राष्ट्रगीत के अपमान पर 3 साल की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। यही वजह है दर्शकों की कांग्रेस की इस हरकत पर जगह जगह एफआईआर दर्ज हो रही है। बावजूद इसके कांग्रेस वोट बैंक को ध्यान में रखकर फैसला ले रही है। कैसे? क्योंकि उसे लगता है पूरा राष्ट्रगीत गाने से मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। क्योंकि जब देश बटा नहीं था दर्शकों, तब जिन्ना ने इसका विरोध किया था। जिन्ना का कहना था कि इसमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है और कांग्रेस ने जिन्ना को खुश करने के लिए इसमें से कुछ छंद हटा दिए, कैंची चला दी। बावजूद इसके जिन्ना ने धर्म के आधार पर भारत के टुकड़े कर ही दिए, लेकिन कांग्रेस बंटवारे के बाद भी मुसलमानों को खुश करने में लगी रही। और आज भी ये लोग क्या मुसलमानों को खुश कर रहे हैं? सुनिए जरा। कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, हम सिर्फ 2 ही पंक्ति गाते हैं, चाहे बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह हमको फांसी पे चढ़ाए या जेल पे भेज दे। आपने कल परसों कानून बनाया, आपका संबंध यही है बस खाली। हमारा संबंध 90 साल से है, जब से गीत बनाया गया। उसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब पूरी शांति में कमेटी बनी, पंडित नेहरू उसके अंदर थे, सुभाष चंद्र बोस उसके अंदर थे, सबने मिल करके तय किया भाई क्या हमें वंदे मातरम में गाना है 90 साल पहले। और ये कल परसों की बातें करते करते ये विवाद पैदा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से जिद कर रही है कि वो वंदे मातरम पूरा नहीं गाएगी, वो अपने आप में एक राष्ट्रद्रोह है, कानून का उल्लंघन तो है ही, और साथ साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम गीत गा गा कर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसे शहीदों का भी अपमान है। उसका इतना उससे चिढ़ना, इतनी नफरत, और वो भी इतना उन्होंने कैमरा की ना परवाह करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूँगी कि इस तरह से उनमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने, तो देख के अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं। 1947 से पहले आरएसएस ने वंदे मातरम कहाँ गाया उसका एक वीडियो निकालिए। 1947 से पहले आपके किस नेता ने तिरंगे को पकड़ के फोटो खिंचाई, उसकी एक फोटो दिखाइए। 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार करने वाले, संविधान की प्रतियां जलाने वाले, तिरंगे को अशुभ कहने वाले आज राष्ट्रवाद पे हमें पाठ पढ़ाएंगे। अगर अपने देश से प्यार करना, भारत पर बिलीव करना और उसकी प्रोग्रेस चाहना भक्ति है, देन यस, आई एम प्राउड टू बी अ भक्त, अंधभक्त। मैं गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकती हूँ, पॉलिसी से डिसएग्री भी कर सकती हूँ, और फिर भी अपने देश से पूरी तरह प्यार कर सकती हूँ। लेकिन दर्शकों, वंदे मातरम पर विवाद चल ही रहा था कि महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर आई है। महाराष्ट्र में लव जिहाद पर यूसीसी की तो तैयारी थी ही, लेकिन अब उस पर हंटर चलाया है। कैसे दर्शकों आपको दिखाता हूं, पहली तस्वीर दिखाइए। दरअसल रक्षाबंधन पर
देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। ये तोहफा है दर्शकों महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दर्शकों कि जब भी आप देखेंगे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर या किसी भी राज्य में लव जिहाद की कोशिश की जाती है और फिर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और फिर आने वाली पीढ़ी पर भी धर्म को थोपा जाता है। लेकिन अब महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा दर्शकों। कैसे, क्या हो रहा है आपको समझाता हूं। महाराष्ट्र में 28 अगस्त से एक बड़ा बदलाव हो जाएगा। 28 अगस्त से धर्म की स्वतंत्रता कानून लागू होगा। सरकार ने राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस कानून के तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराना अपराध होगा और धोखे से या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन भी अपराध माना जाएगा। जबरन धर्म परिवर्तन मामले में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और धर्म परिवर्तन को गैर जमानती अपराध भी बनाया गया। अगर कोई धर्म बदलना चाहता है तो उसे पहले अप्लाई करना होगा। धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन पहले अर्जी देना जरूरी होगा। अलग धर्म में शादी होने पर बच्चे का धर्म नहीं बदलेगा। शादी से पहले मां का जो धर्म था दर्शक, बच्चा उसी धर्म का होगा। मतलब कोई महिला शादी से पहले हिंदू थी तो बच्चा भी हिंदू होगा। कानून का यह प्रावधान गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के मामले में लागू हो रहा है। धर्म स्वतंत्रता कानून के उल्लंघन पर 7 साल की जेल या जुर्माना 1 लाख रुपए का होगा। कानून के मुताबिक कोर्ट 7 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना दोनों भी लगा सकता है और अस्वस्थ मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं के मामले में जुर्माना 5 लाख होगा। SC/ST के मामले में भी 7 साल की जेल या 5 लाख का जुर्माना होगा। बार बार अगर आप गुनाह करते हैं तो 10 साल की जेल होगी और 5 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। सुनिए जरा। हिंदू बच्चियों के साथ कोई बहला फुसला के शादी ना करे, लव जिहाद ना हो, और अगर कोई शादी करे तो और उसका सेपरेशन हो जाए तो उस बच्ची का जो मूल धर्म है बरकरार रहे और उस बच्ची से जो बच्चे पैदा हुए उनका भी धर्म उनकी मां के धर्म के अनुसार बरकरार रहे। इस प्रकार की व्यवस्था यानी हम अपने महाराष्ट्र की जो हमारी बेटियां हैं उनको सुरक्षित रखने का एक कानूनी अभियान शुरू कर रहे हैं और यह कानून आने वाले रक्षाबंधन के दिन लागू हो रहा है। मेरी भी आस्था का सवाल है, तो आस्था की बात करना है तो फिर दोनों की आस्था इक्वालिटी है। तो ये देश की खूबसूरती को खत्म कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म को खत्म कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, संविधान को मानते हैं। संविधान का पालन सबको करना चाहिए, एकता की बात सबको करना चाहिए और हर कानून हर कायदा उन पे लग रहा है, मेरे पे लगे, मेरे पे लग रहा है, उन पे लगना चाहिए। ये इक्वालिटी होना चाहिए सब जगह। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपके काम की खबर, त्योहार आ रहा है। आपको मिठाई पसंद है क्या, या आप मिठाई बनाने के लिए डेयरी से अलग अलग सामान लेते हैं? तो यह खबर आपके लिए, क्योंकि दर्शकों मिलावट वाले सक्रिय हो गए। ये मिलावट करेंगे, आपको बीमार बनाएंगे। लेकिन ऐसा योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार और बाकी सरकारों ने तय किया है कि होने नहीं देंगे। कैसे? पहली तस्वीर दिखाइए जरा। मथुरा में 500 किलो, ये आप देखिए जरा, नकली पनीर है। ये पनीर है, ये प्लास्टिक का थैला है। आप देखिए जरा, दिखाइए इसे पकड़ा गया है, खाद्य विभाग की टीम ने पकड़ा है और इसे गड्ढे में दबा दिया है। ये आप देखिए जरा कितना पनीर है दर्शकों, ये नकली है, नकली। खाद्य विभाग ने इस पनीर को पकड़ा है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा अगली तस्वीर। 500 किलो के बाद चलते हैं गाजियाबाद। यहां भी नकली पनीर बनाया जा रहा है। 3 डेयरी पर छापा मारा गया है और दर्शकों केमिकल बरामद किया गया। आप सोचिए जरा, ये लोग आपको बीमार बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको सावधान रहना है, क्योंकि मैं आपको अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखा रहा हूं। अब मथुरा की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद के बाद मथुरा में 2000 लीटर मिलावटी दूध नष्ट किया गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि दूध हम लेकर आएंगे उससे बेहतर कुछ बना लेंगे, तो ये दूध में भी मिलावट कर रहे हैं दर्शकों, और इस दूध को नष्ट किया गया। उसकी तस्वीर मैं आपको मथुरा से बता रहा हूं। अब दर्शकों आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं सीतापुर की। आप देखिए, दुकानों में जितने भी सैंपल रखे हुए हैं जो खुले में पनीर बिकता है, उसकी जांच की जा रही है। और जो दुकानदार हैं, जो डेयरी चला रहे हैं, आप भी अच्छा सामान रखिए, क्योंकि किसी भी वक्त आपकी दुकान पर भी छापा मारने के लिए टीम पहुंच सकती है। अब आपको उत्तर प्रदेश के बाद लेकर चलता हूं हैदराबाद। 25,000 लीटर नकली घी जब्त किया है। कहां से आप बचेंगे? ये हर जगह मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं त्योहार के टाइम। ये हैदराबाद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, सूरत की। देखिए, कुछ लोग ध्यान नहीं देते और सूरत में ऐसे ही लोगों ने
घटिया सामान खा लिया, अब फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। और खबर तो यह है कि दर्शकों एक बच्ची की मौत हो गई। अब आप सोचिए ये सामान आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, या आपको बीमार बना सकता है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा। महाराष्ट्र में दर्शकों आज फिर कार्रवाई की, देख रहे हैं आप। ये आप सोचिए जरा, 65 रेस्टोरेंट पे कार्रवाई, और उनकी जो तस्वीर सामने आती है वो तो चौंका देती है। दिखाइए जरा इस गंदगी को, फुल फ्रेम दिखाइए। इतनी गंदगी है दर्शकों स्टोर्स में। आप सोचिए ये आपको खाना परोस रहे हैं। 8 के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में आज जबरदस्त कार्रवाई की, और जो डेयरी वाले दुकानदार मिलावट की सोच भी रहे हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि यूपी में तैयारी जबरदस्त है। त्योहार के सीजन में मिलावटखोरों पर योगी सरकार का एक्शन हो रहा है। मथुरा में खाद्य विभाग की टीम ने आज छापा मारा। 500 किलो नकली पनीर बरामद किया गया है। फैक्ट्री से 80 किलो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल भी बरामद किया है। 20 किलो टनिपो केमिकल और 12 किलो सोडियम हाइड्रोसल्फेट बरामद हुआ है। आपको बताएं, स्किम्ड मिल्क पाउडर और सोयाबीन को मौके से बरामद किया गया। मिल्क पाउडर केमिकल की मदद से मिलावटी दूध तैयार किया जा रहा था। आपको जानकारी दे दूं दर्शकों, इसी दूध से नकली पनीर बनाया जा रहा था। खाद्य विभाग ने 2000 लीटर मिलावटी दूध भी बरामद कर लिया है, उसे निष्क्रिय किया। पनीर को बुलडोजर की मदद से जमीन में गड्ढे में दबा दिया गया है। मिलावटी दूध को प्रशासन ने मौके पर ही नालियों में बहा दिया। गाजियाबाद में भी नकली पनीर सोया बनाने वाले गिरोह पर एक्शन हुआ है। 3 डेयरियों पर छापेमारी के दौरान केमिकल पाम ऑयल जब्त किया गया है। त्योहार को लेकर सीएम योगी ने सख्त आदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश के लोग सुने, मिलावट को लेकर गाजियाबाद से सीतापुर तक एक्शन जारी है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। नकली पनीर और दूध बनाने वाले सेंटर पर बुलडोजर भी चल सकता है। नकली पनीर, दूध, मिठाई से शरीर को भारी नुकसान होता है दर्शक। ये पेट में गैस, सूजन और दर्द होने की शिकायत बढ़ा देगा। आपका लिवर और किडनी भी खराब कर सकता है। कैंसर और दिल की बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। इसलिए दर्शकों आपको सावधान रहना होगा। सावधानी बहुत जरूरी है। सुनिए प्रशासनिक अधिकारी क्या कहते हैं। हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। नवझील में काफ़ी संदिग्ध चीज़ें मिली थी जिन्हें नष्ट कराया गया है। मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। बाजना में भी कराया गया है। तो लगातार जो हमारे जितने भी फूड इंस्पेक्टर्स हैं, डेजिग्नेटेड अफसर फूड हैं, चीफ फूड अफसर हैं, सबकी टीम बना करके एसडीएम्स के साथ और भी पुलिस बल के साथ हम लोग लगातार कार्रवाई करवा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि चाहे वो पनीर हो, चाहे दूध हो, या दूध से बने प्रोडक्ट हो, या पेड़ा हो, वो किसी भी प्रकार से मिलावटी किसी को ना मिले, और जो भगवान जी को भोग भी चढ़े वो बिल्कुल विशुद्ध हो और जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक्शन हो रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि फूड एडल्ट्रेशन या किसी भी प्रकार से जो हमारे फूड के मानक हैं, इनको जब कोई ब्रीच करता है तो उसके कारण लोगों की जान को खतरा होता है, लोगों की हेल्थ को खतरा होता है। इसलिए इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन की आवश्यकता थी और वो एक्शन हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रकार की एक्शन हो रही है और ये एक्शन कंटिन्यू रहेगी। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं। लगातार भारत की एजेंसीज काम कर रही हैं। आतंकियों पर, उनके आकाओं पर प्रहार किया जा रहा है, और अब तो आतंक के आका बिलबिलाने लगे हैं, घबराने लगे हैं। कैसे दर्शकों दिखाता हूं, पहली तस्वीर दिखाइए जरा। आईएसआई और शहजाद भट्टी नेटवर्क पर प्रहार क्या किया, पाकिस्तान बिलबिला गया। इस गैंग को पूरी तरह से खत्म किया है, लेकिन इनके कनेक्शन पर पाकिस्तान घबरा गया। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क बना रहा था और इनके गुर्गों को कई जगह से पकड़ा गया है। दिल्ली में भी छापा मारा गया, दिल्ली में भी इनकी गिरफ्तारी हुई है। दर्शकों अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए, ये आप देखिए। शहजाद भट्टी ये अलग अलग युवाओं का ब्रेन वॉश करता है दर्शकों। आईएसआई और शहजाद भट्टी गैंग मिला हुआ है और ये ब्रेन वॉश करके देश विरोधी गतिविधियों में युवकों को शामिल करता है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। आरोपियों के पास से हथियार जो बरामद किए वो मैं आपको दिखा रहा हूं। कई सारे मोबाइल फोन जिनसे ये लगातार शहजाद भट्टी के संपर्क में रहते थे, और पाकिस्तान से दावा किया जा रहा है कि इन्हें ऑपरेट किया जा रहा था। दर्शकों अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। यह शहजाद भट्टी और ये आईएसआई के साथ मिलकर काम कर रहा है और इसके इशारे पर गैंग काम कर रहा है। दर्शकों यही है शहजाद भट्टी, जिसके गैंग पर अब पूरी तरह से
प्रहार किया गया है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा, ये आप देखिए। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि पूरा शहजाद भट्टी गैंग और जो आईएसआई से सपोर्ट मिलता था, ये सारे ध्वस्त हो गए। इस सारे चारों खाने चित हो गए, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकियों पर, और वही जारी रहेगा। अगली तस्वीर दिखाइए। अब कैसे पाकिस्तान दर्शकों शहबाज और मुनीर घबरा गए, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। आज सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये शहजाद भट्टी आईएसआई के साथ मिलकर पूरे देश भर में नेटवर्क चला रहा था, और इसका ये नेटवर्क दर्शकों देश के अलग अलग राज्यों तक फैल चुका था। इस पर लगाम कसना बहुत जरूरी था। आइए जरा मैं आपको बताता हूं देश के किस किस हिस्से में यह गैंग सक्रिय था। यह है दर्शकों, यह आपको राज्यवार में बता रहा हूं। 14 राज्यों में 253 गिरफ्तारी की है। यूपी में 62, हरियाणा में 52, दिल्ली में 51, पंजाब में 44, राजस्थान में 15, महाराष्ट्र में 8, उत्तराखंड में 5, कर्नाटक में 3, गुजरात में 3, बिहार में 3, तेलंगाना में 2, और आपको बताऊं हिमाचल प्रदेश में 2, जम्मू कश्मीर केरलम में भी 2 गिरफ्तारी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों कि ये लोग पूरी साजिश कर रहे थे, और ऐसी साजिश कर रहे थे जिसका देश विरोधी फायदा उठा सकते थे। लेकिन दर्शकों इन पर एक्शन हुआ है। कैसे, आइए आपको समझाता हूं। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी प्लान को फेल कर दिया है। आईएसआई के शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी भी दी, और भारत ने आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को खत्म कर दिया है। 14 राज्यों में 200 से ज्यादा संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया है। ये आरोपी शहजाद भट्टी के इशारे पर आतंकी वारदात करना चाहते थे। जांच एजेंसियों की सतर्कता ने आतंकियों की साजिश नाकाम की। भट्टी के पाक आईएसआई के तार जुड़ने से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है, जो झूठ है। पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। पाकिस्तान के आरोपों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी दर्शकों जवाब दिया है। आतंकवाद को लेकर भारत का रुख स्पष्ट है। सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। सुनवाते हैं आपको। Government of India has put forth its position, and that is where it stands. On the other question about on terrorism matters, these are very serious things. We take it very seriously. We want the global community to understand the gravity of such actions. दर्शकों, इन लोगों पर लगाम कसनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये लोग रहेंगे तब तक भारत को खतरा है। 12 आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। महाराज प्रेमानंद महाराज ने अपने शिष्य को एक सूत्र दिया, किसी के एहसान को कभी मत भूलो, उसका आभार जताओ और आगे बढ़ो। कभी संकट आए तो उसकी मदद करो। अपना एहसान कितना भी बढ़ाओ, उसे कभी मत जताओ, क्योंकि जो खुले दिल से लोगों की मदद करते हैं, इस संसार में वही खुश रहते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।